नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 60वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अभी अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको आज अपने ख़त्म करते हैं और फिर आगे नई यूनिट आज प्रारंभ करेंगे जो अपने एंडोक्राइनोलॉजी का आज समापन हो जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी आज समाप्त हो जाएगी अपनी, इसका दी एंड हो जाएगा। इसका थोड़ा सा भाग अपने रहा है, उसको अपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपने आगे बात करेंगे नए टॉपिक की। देखिएगा कि अपने बात कर रहे थे कि जो दुग्ध स्त्रवण है उसकी बात कर रहे थे अपने। तो दुग्ध स्त्रवण के लिए या यूँ कह सकते हैं लैक्टेशन के लिए हम बात कर रहे थे कि अपने को एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, उसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड, इंसुलिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और पीटीएच हार्मोन, ये सभी हार्मोन जो ज़रूरत है इनकी। और इसमें से आपको बताया था कि ये हार्मोन्स अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं और इन हार्मोन्स में से मुख्य जो हार्मोन है वो अपना एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि स्तन ग्रंथियों के वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा जो हार्मोन थे अपने, चाहे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे इंसुलिन हो, चाहे HCS हो, चाहे कोर्टिसोल हो, चाहे अपने ये PTH हो, ये सारे हार्मोन ये सहायक के रूप में कार्य करते हुए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के कार्य करते हुए इन ग्लैंड्स के वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे थे कि जब प्रसव के बाद में यदि कोई महिला में दुग्ध स्त्रवण नहीं होता है तो उसका रीज़न क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर स्रावित होता है। PIF जिसकी हम कल बात कर रहे थे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर क्या होता है, स्रावित होता है। ये PIF जो है ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से बनता है और जब ये बनेगा तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा प्रोलैक्टिन का स्राव नहीं होता है। और प्रोलैक्टिन अगर नहीं बनता है तो दुग्ध का जो स्त्रवण है वो नहीं हो पाता, दुग्ध संश्लेषण और स्त्रवण नहीं हो पाता है। और मैंने बताया था जैसे ही कोई भी बच्चा अपनी माता की स्तन ग्रंथियों के मुंह लगाता है या टच करता है तो टच करते ही तुरंत सूचनाएं जो है नेगेटिव फीडबैक के रूप में हाइपोथैलेमस तक जाती है। और हाइपोथैलेमस तक जैसे ही जाती है तो हाइपोथैलेमस के ऊपर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट पड़ता है और जो PIF है उसका स्त्रवण बंद हो जाता है। और इसका PIF का स्त्रवण बंद होते ही क्या होता है कि सूचनाएं जो हैं एडिनोहाइपोफाइसिस तक पहुंचती है और एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा प्रोलैक्टिन का स्राव शुरू हो जाता है। ये बात अपने कल देखी थी। उसके बाद में आज अपने ये देखते हैं कि दुग्ध जो स्त्रवण होता है उसके वो घटना किस प्रकार से संपन्न होती है एक फीमेल के अंदर, उसकी अपने बात करेंगे। तो इसके लिए आपको बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मेन हार्मोन है जो कि क्या करता है कि जो इसकी मसल्स होती हैं स्तन ग्रंथियों की उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जो क्या करता है कि मायोपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे दूध का क्या होता है, स्त्रवण होता है। तो अपने ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का निष्कासन है उसकी हम बात करेंगे। Posterior lobe of pituitary gland।
तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है ये दुग्ध स्त्रवण के लिए या दुग्ध का स्तन ग्रंथियों से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो इस पूरे प्रोसेस को अपने इस आउटलाइन या लाइनियर डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं अपने। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है जैसे ही दूध पीने के लिए अपनी माता के जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं उनके मुंह लगाता है, तो जैसे ही मुंह लगाता है तो वहाँ से जो आवेग है, तंत्रिका के आवेग है, वो कहाँ तक जाते हैं, हाइपोथैलेमस तक जाते हैं। हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होते ही हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो है, जो हार्मोन है, ये पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस उसको रक्त में छोड़ती है और इकट्ठा करने के बाद उसको रक्त में छोड़ दिया। अब ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन, ये रक्त की सहायता से ब्रेस्ट सेल के पास जाता है। तो ब्रेस्ट सेल के पास जाने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ जो स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, या प्रेरणा उत्पन्न करता है किसके अंदर, जो ब्रेस्ट की मायोपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी उनके अंदर संकुचन उत्पन्न करता है। और उनके अंदर जैसे संकुचन उत्पन्न होता है तो एजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का स्त्रवण होता है, और जब मिल्क स्त्रवित होता है तो किसके मुंह में जाता है, बच्चे के मुख में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एजेक्शन ऑफ मिल्क सिक्रेशन। तो इसके अंदर जो मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हुआ, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का जो स्त्राव है वो कौन कर रहा है, खुद हाइपोथैलेमस कर रहा है। और ऑक्सीटोसिन और एडीएच आपको बताया हुए दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा केवल और केवल क्या किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। और जो इसकी पश्च पीयूष ग्रंथि है वो इनको इकट्ठा करके कहाँ छोड़ती है, केवल रक्त में छोड़ती है। वो हार्मोन्स फिर आगे जाकर के टारगेट ऑर्गन पे अपना काम करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये क्या कहलाता है, दुग्ध निष्कासन या मिल्क इजेक्शन कहलाता है। अब देखिएगा कि थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो मुख्य हार्मोन्स हैं दुग्ध स्त्रवण के लिए, जिनको मैं अब लास्ट बार आउटलाइन के रूप में बताता हूँ, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये चार तो मुख्य हार्मोन हो गए तो दुग्ध निर्माण, दुग्ध संश्लेषण के लिए, दुग्ध स्त्रवण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, उसके अलावा कोर्टिसोल, पीटीएच, ये सभी हार्मोन जो है दूध का जो कंटेंट है या जो दूध का केमिकल कंपोजिशन है उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब देखिएगा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि जो माता एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद में माता के द्वारा जो स्त्रावित कुछ दिनों तक जो स्त्रावित दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और वो कोलेस्ट्रम जो होता है वो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है जो बच्चे के लिए अत्यंत पौष्टिक होता है। और चूंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस जन्म लेने के बाद में उसकी खुद का जो प्रतिरक्षी तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, तो जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। और जिससे बच्चे को क्या है, पैसिव इम्यूनिटी यानी अल्पक्रिय या अक्रिय जो प्रतिरक्षा वो बच्चे को क्या होती है, प्राप्त होती है। और पैसिव इम्यूनिटी ऐसी होती है जो कि बाहर से या कह सकते हैं कि स्वयं शरीर के द्वारा तैयार नहीं की जाती किसी भी जंतु के, वो किसी माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाए तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसी का उदाहरण ये अपने कोलेस्ट्रम है। इन बच्चे का जब दूध पान करता है तो उसके द्वारा उसके अंदर अक्रिय प्रतिरक्षा वो शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी इसी को कहते हैं। और जिसके द्वारा बच्चा क्या विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न किए हुए रखता है। उसके अलावा जो ये दूध होता है माता का दूध, उसके अंदर प्रोटीन है, वसा है, लैक्टोज है, केसिन है, लैक्टो एल्ब्यूमिन है, ये सब इसके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। तो ये माता के दूध का क्या होता है, कंटेंट होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पानी जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मदर मिल्क, इसके अंदर क्या क्या होता है, पानी 88.5% होता है, इसमें 88.5% होता है।
उसके बाद में इसमें वसा होती है 3.3%, वसा 3.3%। उसके बाद में लैक्टोज 6.8%, लैक्टोज 6.8%। उसके बाद इसमें केसिन होता है 0.9%, केसिन कितना होता है 0.9%। उसके बाद इसमें लैक्टो एल्ब्यूमिन व अन्य प्रोटीन होते हैं 0.4%, लैक्टो एल्ब्यूमिन व अन्य प्रोटीन ये कितने होते हैं 0.4% होता है, तो 0.4%। और भस्म जो होती है 0.2%। तो ये अपने केमिकल कंपोजिशन है किसका, माता के दूध का। तो जल इसमें 28.5% है, वसा 3.3% है, लैक्टोज जो है केसिन, लैक्टोज जो है 6.8%, केसिन 0.9%, लैक्टो एल्ब्यूमिन और अन्य प्रोटीन कितने होते हैं 0.4, और भस्म जो होती है 0.2%। भस्म का मतलब इसमें ये आयंस वगैरह या कई जो लवण है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे क्या है केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद में एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि दुग्ध स्त्रावण का अंडोत्सर्ग प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैक्टेशन और ओव्यूलेशन। अब यदि हम बात करें कि जो माता अपने बच्चे को दूध पान कराती है, दूध पिलाती है, या यूँ कह सकते हैं कि लैक्टेशन करती है, तो उसके अंदर अपने देखते हैं कि जब तक वो दुग्ध पान कराती है तब तक उसके अंदर क्या होता है कि जो नया रज चक्र है उसके अंदर प्रारंभ नहीं होता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक माता अपने बच्चे को दूध पान कराती है लगभग 6 या 8 महीने तक करवाती है कंटिन्यूटी में, तब तक उसके अंदर नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होता। नया रज चक्र प्रारंभ नहीं होगा तो वो महिला नया गर्भ धारण भी नहीं कर पाती है। उसका रीज़न क्या है, ये माना जाता है कि जब तक बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ से आवेग जो है वो हाइपोथैलेमस तक जाते हैं, और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है, ये एंडोर्फिन जिसको बीटा एंडोर्फिन भी कहते हैं, ये बीटा एंडोर्फिन क्या करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है उसके स्त्रवण को कम कर देता है। अब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इससे नहीं बनेंगे, किससे, हाइपोथैलेमस से। तो जिसके द्वारा क्या होगा कि जो पीयूष ग्रंथि है, अगर पीयूष ग्रंथि है वो एफएसएच और एलएच का निर्माण नहीं कर पाएगी। अब आपको ध्यान है कि रज चक्र के दौरान जो मतलब पुटक प्रसारण अवस्था है उसके लिए एफएसएच चाहिए, और उसके बाद में रज चक्र के 14 महीने की घटना होती है अंडोत्सर्ग, तो उसके लिए क्या चाहिए, एलएच हार्मोन चाहिए। अब चूंकि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेगा हाइपोथैलेमस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफएसएच और एलएच है वो अगर पीयूष ग्रंथि से नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे तो जो है माता में नया चक्र प्रारंभ नहीं होता। या इस बात को अपने इस आरेख के द्वारा अच्छे से और समझ सकते हैं।
ये आरेख है। तो इस आरेख में आप देख सकते हैं कि लैक्टेशन बाय मदर तो न्यूबॉर्न बेबी, यानी न्यूबॉर्न बेबी को क्या कर रही है, वो लैक्टेशन कर रही है लगभग कितने 6 से 8 महीने तक करती है। तो उस दौरान क्या होता है, हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस ऑफ, ऐसा लिख देते हैं अपने, सिंथेसिस ऑफ एंडोर्फिन इन हाइपोथैलेमस। अब ये सिंथेसिस हो रहा है किसमें, हाइपोथैलेमस में, किसका, एंडोर्फिन, बीटा एंडोर्फिन का। अब बीटा एंडोर्फिन का अगर संश्लेषण होता है किसमें, हाइपोथैलेमस में। कारण क्या है कि बच्चा अपनी माता का दूध पी रहा है कितने महीने तक, लगभग 6 या 8 महीने तक। उस दौरान क्या होता है कि सूचनाएं जो है हाइपोथैलेमस तक जा रही है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो उस दौरान तक वो बीटा एंडोर्फिन एक रसायन बनता है या हार्मोन बनता है किसमें, हाइपोथैलेमस में। ये जब बनेगा तो उस दौरान क्या होता है कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन है वो एब्सेंट रहता है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर नहीं बनते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस के पास कोई सूचना नहीं जाएगी। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जो बनने वाले एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी नहीं बनते हैं। अब वो नहीं बनते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अंडाशय है उसके पास एफएसएच और एलएच नहीं जा रही, तो इसका मतलब प्रोलिफरेटिव स्टेज और जो ओवुलेशन है वो अंडाशय में एब्सेंट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और एब्सेंट होती है तो वो महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती। अब देखिएगा क्या होगा कि जब तक माता अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही तब तक इसके अंदर ये घटना नहीं हो रही, कौन सी, नया गर्भ धारण करने की। अब जैसे ही माता ने क्या किया कि दुग्ध पान करना छोड़ दिया, मान लो अपने 8 से 10 महीने बाद, या यूँ कहते बच्चा 1-1.5 साल का हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि बीटा एंडोर्फिन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में रुक जाता है। रुकते ही क्या होगा कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो शुरू कर देगा बनाना। वो बनना जैसे शुरू होगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस सक्रिय हो जाएगी, और सक्रिय होते ही उसमें क्या बनता है, एफएसएच और एलएच बनता है। एफएसएच और एलएच जैसे बनेंगे तो जो प्रोलिफरेटिव स्टेज है और जो ओवुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या प्रेजेंट हो जाएगी। बात यही है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे प्रेजेंट होती है तो वो महिला गर्भ धारण कर सकती है। तो ये सारा का सारा क्या है, सिस्टम है किसका, लैक्टेशन का इफेक्ट है। और इसी कारण जब तक महिला लैक्टेशन कर रही है, दुग्ध पान कर रही है, तो वो गर्भ धारण नहीं करती है। तो स्टूडेंट आज अपना ये जो टॉपिक समाप्त हुआ है ये है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में देखिएगा अपने जितनी भी ग्रंथियाँ हैं उन सबको अपने पढ़ लिया है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमने जो है इसके अंदर 3 यूनिट कर ली है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी के अंदर। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो आउटलाइन है वो देख ली, उनके कौन कौन से हार्मोन्स है वो देख लिए। उसके बाद में अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड देख ली, एड्रिनल ग्लैंड देख ली, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड देख ली, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देख लिया, टेस्टिस ऑफ ओवरी देख ली, नेचर एंड एक्शन ऑफ हार्मोन किस प्रकृति के होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, और नोट्स भी मैंने कुछ बनवाए थे। और हार्मोन किस प्रकार से काम करते हैं, जीन अभिक्रिया द्वारा पारगम्यता में परिवर्तन करके सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में, वो आपको बता दिया। उसके बाद में फर्स्ट यूनिट के अंदर अगला चैप्टर था हाइपोथैलेमस तंत्रिका का स्राव और पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण। ये अपने बात कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है, जिनकी सहायता से वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव कंट्रोल करता है। उसके बाद 9वां जो चैप्टर था वो था एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। ये मैंने आपको बता दी थी, चारों ग्लैंड आपको अच्छे से बता दी। सेकेंड यूनिट के अंदर अपने बात कर चुके हैं टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल एंड देयर न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, ये हमने देख लिया। उसके अलावा सेकंड यूनिट का अगला चैप्टर था एस्ट्रेस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो अपने देख लिया। उसके बाद में सेकंड यूनिट का अगला चैप्टर था एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो अपने समाप्त हो चुका है। तो थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट के अंदर आपको लगता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर थर्ड यूनिट का वो है फेरोमोन इन इंसेक्ट एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये छोटा सा चैप्टर है, वो अभी अपने कल से स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद में अपनी थर्ड यूनिट जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये अपने कल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू। फेरोमोन्स के बारे में।